भारत के जो सबसे ऊंची अदालतें हैं, वहां जजों की नियुक्ति आखिर होती कैसे है और इस पूरी प्रक्रिया में महिलाएं कहां खड़ी हैं? आज हम इन्हीं बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारे देश में न्याय के भविष्य से जुड़ा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधे और बुनियादी सवाल से। भारत की सर्वोच्च अदालतों में महिलाएं आखिर हैं कहां? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा की नींव है। और इस सवाल का जवाब सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों का आंकड़ा है सिर्फ 3.1%। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 3.1%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। तो आइए अब इस गंभीर असंतुलन की पूरी तस्वीर को जरा और गहराई से समझते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के आंकड़े देखिए। हाई कोर्ट्स में महिला जजों की संख्या सिर्फ 14% है और सुप्रीम कोर्ट में हालात और भी खराब है। 34 जजों में से सिर्फ एक महिला। स्थिति इतनी नाजुक है कि अगर उनके रिटायर होने से पहले कोई नई महिला जज नियुक्त नहीं होती तो देश की सबसे बड़ी अदालत में एक भी महिला जज नहीं होंगी। सोचिए, और 25 हाई कोर्ट्स में से सिर्फ एक की कमान महिला चीफ जस्टिस के हाथ में है। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है, ये असंतुलन बहुत गहरा है। तो सवाल ये उठता है कि इस असंतुलन की जड़ क्या है? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? वजह बताई जाती है जजों की नियुक्ति का तरीका। और ये तरीका है कोलिजियम सिस्टम। ये वो व्यवस्था है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कुछ बहुत ही सीनियर जज मिलकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए जजों को चुनते हैं। इसी सिस्टम को एक हाईली नेटवर्क्ड एलिटिस्ट क्लब भी कहा गया है। मतलब एक ऐसी बंद व्यवस्था जहां नेटवर्क और जान पहचान शायद ज्यादा मायने रखते हैं, और इसी वजह से महिलाओं और दूसरे पिछड़े वर्गों के लिए दरवाजे लगभग बंद से हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जब हम ऊंची अदालतों की तुलना निचली अदालतों से करते हैं तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। फर्क समझिए, ऊंची अदालतों में नियुक्ति होती है कोलिजियम सिस्टम से, जो कि अपारदर्शी और नेटवर्क पर आधारित है। वहीं दूसरी तरफ निचली अदालतों में जज बनने के लिए एक खुली प्रतियोगी परीक्षा देनी होती है, जो पूरी तरह से मेरिट मतलब काबिलियत पर आधारित है। और नतीजा जमीन आसमान का है। जहां हाई कोर्ट्स में महिलाएं सिर्फ 14% हैं, वहीं निचली अदालतों में ये आंकड़ा बढ़कर 38% हो जाता है। ये फर्क साफ साफ बताता है कि जब मौका बराबरी का मिलता है तो नतीजे कितने अलग हो सकते हैं। और ये 38% का आंकड़ा तब और भी ज्यादा बड़ा लगने लगता है जब हम निचली अदालतों के हालात देखते हैं। कई जगह तो बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 20% कोर्ट कॉम्प्लेक्स में महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट तक नहीं थे। इन सब चुनौतियों के बावजूद मेरिट पर आधारित सिस्टम इतना कामयाब रहा है। ये इसकी मजबूती को दिखाता है। तो क्या निचली अदालतों की ये कामयाबी ऊंची अदालतों के लिए भी एक रास्ता दिखा सकती है? बिल्कुल। और यहीं से जन्म होता है एक योग्यता आधारित समाधान के आइडिया का। इस विचार को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बल दिया है। उन्होंने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था जो मेरिट, कंपटीशन और पारदर्शिता पर टिकी हो, वो समाज के उन वर्गों को भी मौका दे सकती है जिन्हें अब तक सही मौके नहीं मिले हैं। और इसी व्यवस्था का नाम है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, यानी AIJS। इसका आइडिया ये है कि जैसे IAS और IPS के लिए होता है, वैसे ही जजों की भर्ती के लिए भी एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। और हमें कैसे पता कि ये मॉडल काम करेगा? इसके सबूत हमारे सामने हैं। 2024 के सिविल सर्विसेज एग्जाम के नतीजों को ही देखिए। इसमें OBC, SC, ST, EWS समाज के हर वर्ग के उम्मीदवार सफल हुए। ये दिखाता है कि ऐसे एग्जाम सबको बराबरी का मौका देते हैं। और बात सिर्फ सामाजिक विविधता की ही नहीं है। 2024 में ही इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS ज्वाइन करने वालों में 28% महिलाएं थीं। ये आंकड़े चिल्ला कर कहते हैं कि मेरिट बेस्ड सिस्टम महिलाओं को आगे आने का एक जबरदस्त मौका देता है। लेकिन जाहिर है, हर बड़े बदलाव का कुछ विरोध भी होता है। तो AIJS के रास्ते में क्या रुकावटें हैं? AIJS के खिलाफ जो सबसे बड़ी दलील दी जाती है वो है कार्यकारी हस्तक्षेप का डर। मतलब ये चिंता कि इससे सरकार का दखल बढ़ जाएगा, जिससे न्यायपालिका की आज़ादी पर आंच आ सकती है। और ये एक वाजिब चिंता है। लेकिन इस पर एक बहुत तीखा और जरूरी सवाल उठता है।
सवाल ये है कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से निचली अदालतों की आज़ादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तो फिर वैसी ही एक खुली और पारदर्शी व्यवस्था ऊंची अदालतों की आज़ादी के लिए खतरा कैसे बन जाएगी? है ना सोचने वाली बात। इस सवाल का जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। और इन चिंताओं को दूर करने के लिए AIJS का जो ढांचा सुझाया गया है वो भी काफ़ी बैलेंस्ड है। इसमें कहा गया है कि एग्ज़ाम UPSC जैसी निष्पक्ष संस्था करवाएगी। जजों के लिए क्या योग्यता होगी ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के साथ मिलकर तय करेगा। और सबसे ज़रूरी बात, इस सर्विस में चुने गए जज काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के कंट्रोल में ही करेंगे। मतलब पारदर्शिता भी रहेगी और न्यायिक स्वतंत्रता भी बनी रहेगी। फ्रांस के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे जॉर्जियस क्लेमेंसियो। उनका एक बहुत मशहूर कथन है, युद्ध इतना गंभीर मामला है कि इसे सिर्फ सेनापतियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। और शायद यही बात न्याय पर भी लागू होती है। न्याय भी इतना गंभीर मामला है कि इसे पूरी तरह से सिर्फ न्यायपालिका पर नहीं छोड़ा जा सकता। एक लोकतंत्र में ये सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि न्याय देने वाली संस्था में समाज के हर वर्ग की, हर आवाज की भागीदारी हो। और ये तभी मुमकिन है जब चयन की प्रक्रिया पारदर्शी हो और सभी के लिए खुली हो।